बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन इस पॉइंट को आपने देखा मेरे साथ कोई 20 से गाड़ियाँ थी, लेकिन एक गाड़ी भी नहीं रुकी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे लोगों को पॉइंट्स का पता नहीं है। जो खुद से आते हैं तो वो फिर पॉइंट्स पता नहीं होते, इसलिए मैंने चाहा कि एक एक पॉइंट हर चीज़ समझा दूँ, ताकि अगर आप खुद भी आते हैं, अपनी गाड़ी लेके आते हैं, तो कम से कम ये पॉइंट्स मिस करके ना लगाओ। ना ज़्यादा कह रहा मैं। यहीं पे अगर आप हनीमून या कपल्स जो इस तरह के क्लाइंट्स होते हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे पॉड्स अरेंज करता हूँ। पॉड्स में उनको स्टे देता हूँ, वो भी बहुत लेविश किस्म का स्टे है। और अगर आप इस टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लच प्लेट्स चलने की स्मेल है, ये आप चेक करें। लिहाजा आपने यहाँ पे आके इनकी ब्रेक फेल हो सकती थी, इस वजह से इन लोगों की यहाँ पे रोका जाता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपका नारायण से हुंज़ा का प्लान है तो इस वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। और अगर आप अपनी गाड़ी लेकर नारायण से हुंज़ा जाना चाहते हैं तो फिर आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। नारायण से हुंज़ा का रोड कहने में तो बहुत आसान है, लेकिन मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान का सबसे ख़तरनाक रोड है। हर साल बहुत सी कीमती जानें इस रोड पर एक्सीडेंट होने की वजह से ज़ाया हो जाती हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस रोड पर गाड़ी चलाने के हवाले से कंप्लीट गाइडलाइन दूंगा और डाउनवर्ड और अपवर्ड स्लोप में गाड़ी चलाने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा। और इस रोड पर ऑक्सीजन भी काफ़ी कम हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाए तो गाड़ी कैसे चलाएं। लिहाजा इस रोड के हवाले से हम कंप्लीट सेफ्टी प्रिकॉशंस के ऊपर बात करेंगे। इस सफ़र के दौरान मैक्सिमम टूरिस्ट स्पॉट पर साइन बोर्ड्स नहीं लगाए गए हैं, लिहाजा जो लोग भी अपनी गाड़ी लेकर नारायण से हुंज़ा का सफ़र करते हैं तो वो बहुत से अच्छे पॉइंट्स बगैर देखे निकल जाते हैं, क्योंकि पॉइंट्स का पता नहीं होता। लिहाजा इस सफ़र में और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा इन पॉइंट्स के हवाले से भी, ताकि आप अगर ये सफ़र करें तो आप कोई भी पॉइंट मिस कर वापस ना आएँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद अब्बास। टूर कर रहे हैं अपना हुंज़ा का, और जगह को इनसे पूछते हैं कि इससे पहले नारायण तक का इनका स्टे कैसा रहा और उससे पहले का टूर इनका कैसा रहा। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन विद सेफ्टी प्रिकॉशंस, इस रोड पर ड्राइव कैसे करनी है तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूँगा। रात को स्टे कहाँ पे करना है, तो वीडियो का एंड तक मेरे साथ रहिएगा। और बहुत मज़ा आ रहा है हम लोग, क्योंकि इससे पहले हमने इतने व्यू और इतने अच्छे नज़ारे कभी देखे नहीं हैं। इससे पहले भी हम बहुत दफ़ा आए, लेकिन आपके साथ माशाल्लाह जो हमें देखने को मिल रहा है वो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और हमें बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे भी बताओ भाई, सब एंजॉय कर रहे हो ना? बहुत एंजॉय कर रही है। और अगर आप कभी भी हमारे साथ टूर करना चाहें तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। नंबर आउट ऑफ कवरेज होने की सूरत में आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। नारायण में आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ के होटल्स मिल जाते हैं, लिहाजा जब भी नारायण का सफ़र करें तो कोशिश करें कि आप अपने होटल्स रूम्स पहले से बुक कर निकलें। नारायण में होटल तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन जब रश हो जाता है तो ये सारे होटल्स फुल हो जाते हैं। लिहाजा आपने अपने होटल्स के रूम्स की रिज़र्वेशन करवा कर नारायण पहुँचना है। जब आप नारायण से हुंज़ा का ट्रैवल करेंगे तो स्टार्ट में रोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ है और आप दरियाए कुनहार के बिल्कुल साथ साथ सफ़र करेंगे। नारायण से निकलते साथ ही थोड़ा आगे आप रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं दरियाए कुनहार में। और एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप यहाँ पर रिवर राफ्टिंग करें तो सुबह सुबह जब आप निकलें तो उस टाइम पे रिवर राफ्टिंग ना करें, बल्कि हुंज़ा से जब आप वापसी आएँ तो रिवर राफ्टिंग करें, क्योंकि अक्सर रिवर राफ्टिंग के दौरान कपड़े गीले हो जाते हैं और कपड़े गीले हो जाने के बाद उसके बाद यहाँ पर सफ़र में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। यहीं पे एक छोटी सी ज़िप लाइन भी लगाई गई है, आप यहाँ पर ज़िप लाइन भी कर सकते हैं। नारायण से हुंज़ा तक के सफ़र के लिए पहले आपको नारायण से बाबूसर टॉप पहुँचना होगा। नारायण से बाबूसर टॉप तक का टोटल फासला 72 किलोमीटर्स है और ये ज़्यादातर सफ़र तकरीबन आपको अपवर्ड स्लोप में ड्राइव करना होगा। आगे चलते हैं, फिर अपवर्ड स्लोप पर ड्राइव करने के हवाले से भी मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। नारायण से जब आगे निकलते हैं, ये अपना हम क्रॉस करते हैं इसको रिवर राफ्टिंग को, तो साथ ही अगला पॉइंट है सोनी वाटरफॉल। इंतहाई खूबसूरत वाटरफॉल है, रोड के बिल्कुल साथ है, रोड से होके आपको नज़र आ जाती है। तो यहाँ पे रुक जाएं और इस जगह पे भी आप तस्वीरें वगैरह ले सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ऊपर से आ रही है वाटरफॉल, ऊपर से ग्लेशियर्स का पानी आ रहा है और नीचे जाके ये दरियाई कुनार में मिक्स हो रहा है इसका पानी। जब आप नारायण से बाबूसर टॉप तक का सफ़र कर रहे होंगे तो आपको इंतहाई दिलकश नज़ारे मिलेंगे। इस रोड को मोस्ट सीनिक रोड ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है।
इंतहाई खूबसूरत नज़ारे मिलते हैं इस सफ़र में और मल्टीपल किस्म के नज़ारे मिलते हैं। कभी आप दरियाए कुनहार के दाएं और कभी बाएं जानिब सफ़र कर रहे होंगे। इस सफ़र के दौरान आपको दो किस्म के ग्लेशियर्स मिलते हैं। एक बकरियों के ग्लेशियर्स, जैसे ही आप बकरियों के ग्लेशियर्स को क्रॉस करते हैं तो साथ ही आपको बर्फ़ के ग्लेशियर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। नारान के बाद जब आप निकलेंगे तो साथ ही आगे आप रिवर राफ्टिंग को आपने क्रॉस किया, उसके बाद आपने ज़िप लाइन को क्रॉस किया, उसके बाद आपने सोनी वाटरफॉल पर रुके। सोनी वाटरफॉल पर रुकने के बाद बटाकुंडी के दिलकश नज़ारे स्टार्ट हो जाते हैं। बटाकुंडी में इंटर होने से पहले ही आप देख सकेंगे कि आपको राइट साइड पे एक जगह पे लिखा हुआ नज़र आएगा लालाज़ार, और इसी जगह पे काफ़ी ज़्यादा जीप्स भी खड़ी रहती हैं। लालाज़ार भी एक इंतहाई खूबसूरत मुकाम है। लालाज़ार का जीप ट्रैक भी यहीं से बटाकुंडी के पास से स्टार्ट होता है। लालाज़ार के लिए आपको जीप लेनी होती है और वो जीप आप बटाकुंडी से ही लेंगे। लालाज़ार में काफ़ी खूबसूरत किस्म के मेडोज़ हैं, लिहाजा अगर आपके पास एक दिन फालतू है तो आप बटाकुंडी का विज़िट भी लाजमी करें। और बटाकुंडी में इस टाइम काफ़ी ज़्यादा होटल्स भी बन गए हैं। अगर आप किसी पीसफुल जगह पर रहना चाहते हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा बटाकुंडी। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप बटाकुंडी में स्टे करेंगे तो यहाँ पर किसी भी मोबाइल के नेटवर्क सिग्नल्स नहीं आते और यहाँ पर किसी भी होटल में आपको इंटरनेट भी नहीं मिलता। ये बटाकुंडी नारान के बाद एक दूसरा बड़ा शहर बन रहा है जिसमें काफ़ी तेज़ी से होटल्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है और हर साल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होटल्स अभी बनना शुरू हो चुके हैं। लिहाजा आपको यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज़ के होटल्स मिल जाते हैं, लेकिन नारान की तरह आपको यहाँ पर बाज़ार बड़ा नहीं मिलता। और जिस तरह नारान का बाज़ार बड़ा है, इस तरह का कोई बाज़ार भी आपको बटाकुंडी में नहीं मिलता। लिहाजा अगर आप शॉपिंग वगैरह भी करना चाहते हैं तो वो भी आपको नारान से ही करनी होगी। बटाकुंडी में आपको इतना बड़ा बाज़ार नहीं मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये छोटा सा एक बाज़ार बटाकुंडी का। अभी ऊपर जाते हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे होटल्स वगैरह भी दिखाता हूँ। यहाँ पे होटल्स वगैरह भी हैं, यहाँ पे रह भी सकते हैं। आगे चलते हैं, आपको मैं होटल्स दिखाता हूँ। अच्छे होटल्स भी बने हुए हैं। बहरहाल ये साथ ही छोटा सा एक बाज़ार बना हुआ है। नारान की तरह बड़ा बाज़ार नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ पर एक ये छोटा सा बाज़ार भी आपको बटाकुंडी में मिल जाता है। आने वाले चंद सालों में आप देखेंगे कि बटाकुंडी भी नारान की तरह एक बड़ा बाज़ार बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये राइट साइड पे आप जो पहाड़ देख रहे हैं, इस पहाड़ के ऊपर है लालाज़ार। लालाज़ार भी बहुत खूबसूरत जगह है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आप यहाँ का प्लान भी ज़रूर रखें। ये रोड के राइट और लेफ़्ट साइड पे जो आप बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये बटाकुंडी के होटल्स हैं। आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी कंस्ट्रक्शन की जा रही है, बहुत ही अच्छी कंस्ट्रक्शन की जा रही है और एक से एक अच्छा होटल यहाँ पर बनाया जा रहा है। ये सामने आपको बड़े फील्ड्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आलू की काश्त की जाती है और यहाँ पर और भी काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ियाँ वगैरह उगाई जाती हैं। इन ग्लेशियर्स को देखकर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस इलाके में कितनी ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। ये ग्लेशियर अभी काफ़ी हद तक पिघल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख लें कि ये कितने बड़े ग्लेशियर्स हैं। ये इलाका बर्फ़बारी की वजह से तकरीबन 5 से 6 महीने तक बिल्कुल बंद रहता है और इस इलाके में कोई इंसान नहीं होता। बटाकुंडी से जब आप थोड़ा सफ़र आगे करेंगे तो उसके बाद नज़ारे और भी दिलकश होते जाएंगे और उसके बाद आप पहुंच जाएंगे बड़ोवाई। ये भी इंतहाई खूबसूरत इलाका है और इंतहाई पीसफुल इलाका है। हर जगह पर यहाँ पर रुकने का दिल करता है, लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि बंदा यहाँ पर हर पॉइंट पर रुके। लिहाजा जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको आगे दिखाता जाऊँगा। बड़ोवाई में भी आप देख सकते हैं एक छोटा सा बाज़ार बना हुआ है। यहाँ पर भी आपको चंद एक दुकानें मिल जाती हैं, जबकि यहाँ पर चंद एक होटल्स भी बने हुए हैं। अगर आप यहाँ पर भी स्टे करना चाहें तो आप यहाँ पर भी ओवरनाइट स्टे कर सकते हैं। इस सफ़र के दौरान आपको काफ़ी जगहों पर कुछ लकड़ी के बने हुए बॉक्स नज़र आएंगे। इन बॉक्सेस को कॉलोनीज़ कहा जाता है। इनमें शहद की मक्खियाँ रखी जाती हैं। इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा शहद की फार्मिंग भी की जाती है। जब आप इन कॉलोनीज़ के पास से गुजरेंगे तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी गाड़ी के शीशे बंद कर लें, क्योंकि आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा शहद की मक्खियाँ उड़ रही होंगी और उड़ते उड़ते अक्सर ये मक्खियाँ गाड़ी के अंदर आ जाती हैं।
लिहाजा आप अपनी गाड़ी के शीशे बंद कर लें। बड़ोवई को क्रॉस करेंगे तो साथ ही थोड़ा आगे यह आपको इंतहाई दिलकश नज़ारा मिलता है। लिहाजा यहाँ पर आप रुकें। यहाँ पर एक गाजी सर पॉइंट भी बना हुआ है। यहाँ पर एक छोटा सा ढाबा टाइप रेस्टोरेंट है। यहाँ पर आप चाय वगैरह भी पी सकते हैं। बड़ोवई को और इस गाजी सर पॉइंट को क्रॉस करते साथ ही आप पहुँच जाएंगे जलखड़। जलखड़ भी इंतहाई खूबसूरत इलाका है। आप देख सकते हैं एक साइड पे पहाड़ पे टोटल ग्रीनरी नज़र आ रही है और एक साइड का पहाड़ थोड़ा वाइट कलर का है, जबकि लेफ़्ट साइड के पहाड़ में टोटल ही व्यूज़ डिफरेंट हैं। यहाँ पर चलते हुए आपको मल्टीपल किस्म के व्यूज़ मिलते हैं। और जब आप जलखड़ से आगे निकलेंगे या फिर नारान से आप बाबूसर टॉप या हुंजा तक का सफ़र करते हैं तो रास्ते में आपको दूध की तरह बहते हुए पानी के झरने नज़र आते हैं। दूध की तरह के सफ़ेद पानी के ये खूबसूरत झरने इस इलाके के हुस्न में चार चांद लगा देते हैं। लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप इन झरनों में से गुजरें तो आप अपनी गाड़ी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम कर लें, क्योंकि इन झरनों के नीचे अक्सर पानी के नीचे काफ़ी ज़्यादा बड़े पत्थर होते हैं जो कि पानी के नीचे नज़र नहीं आते, और इन पत्थरों की वजह से आपकी गाड़ी के नीचे से शील्ड्स टूट सकती हैं। लिहाजा आपने यहाँ पर से गुज़रते हुए अपनी गाड़ी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो कर लेनी है। गाजीसर पॉइंट के बाद आपको ये जलखड़ का एक छोटा सा बाज़ार मिलता है। इसमें चंद एक दुकानें बनी हुई हैं, वाशरूम्स वगैरह भी यहाँ पर हैं, आप वाशरूम वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर चंद एक होटल्स भी बने हुए हैं। अगर आप यहाँ पर भी नाइट में स्टे करना चाहें तो यहाँ पर भी आप नाइट में स्टे कर सकते हैं। इसके बाद अपवर्ड स्लोप थोड़ा ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है, लिहाजा आगे चलेंगे और उसके बाद अपवर्ड स्लोप में ड्राइव करने का तरीका भी मैं आपको बता। जब जलखड़ से थोड़ा ही आगे निकलते हैं तो आगे ही आती है प्याला लेक कहते होते थे इसको, अभी इसका बोर्ड लगाए हुआ है आशियाना लेक। बहुत ही खूबसूरत लेक है। अभी वो देख सकते हैं आप कितनी गाड़ियाँ गुजर गई हैं, लोगों को नहीं पता होता। तो बहरहाल ये है कि आपने इसकी निशानी में आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप जलखड़ क्रॉस करेंगे, जलखड़ क्रॉस करके ये आपको सामने बोर्ड नज़र आएगा आशियाना लेक का, स्टॉप विज़िट आशियाना लेक। तो ये आपने लेक विज़िट करनी है। बहुत ही खूबसूरत लेक है। और ये देखें यहाँ से व्यू कितना प्यारा है, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। आप भी कहते हैं सुबहान अल्लाह। और साथ में आपको बताता चलूँ कि वो जो सामने से एक रोड, वो बिल्कुल जो एक जा रहा है कच्चा ट्रैक जा रहा है, ये नूरी टॉप से होते हुए शारदा जा रहा है ये रोड, और ये शॉर्टेस्ट वे है नीलम वैली जाने का। तो अगर आपके पास 4x4 गाड़ी है तो आप यहाँ से एक ही दिन में शारदा पहुँच सकते हैं। अगर हम ज़फ़राबाद से जाते हैं तो तकरीबन हमें शारदा पहुँचते हुए 2 दिन लग जाते हैं। बहरहाल अभी चलते हैं आगे, उसके बाद आपको बिसल के हवाले से भी बताता हूँ। फिर आगे लुलूसर लेक, बाबूसर टॉप और इंतहाई खूबसूरत नज़ारे आ रहे हैं आगे। और उसके बाद यहाँ से आगे थोड़ी ड्राइव भी टफ हो जाती है, तो उसके हवाले से भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। अगर आप अपनी गाड़ी लेके आते हैं तो यहाँ पे आपने ड्राइव को कैसे करनी है, तो आपने अभी वीडियो में मेरे साथ रहना है। शुक्रिया। प्याला लेक या आशियाना लेक को जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो आप उसके बाद इंटर हो जाएंगे लुलूसर दोदीपतसर नेशनल पार्क में। लुलूसर दोदीपतसर नेशनल पार्क में इंटर होने के बाद जो आपका पहला इलाका आएगा इसको कहते हैं बेसर। ये भी इंतहाई खूबसूरत जगह है। यहाँ के व्यूज़ भी इंतहाई दिलकश हैं। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, मून रेस्टोरेंट, जबकि यहाँ पर एक बट कढ़ाई भी ओपन हो चुकी है। मून रेस्टोरेंट का खाना इंतहाई स्पेशल है। बहुत अच्छा खाना आपको यहाँ पर मिलता है। खाना वगैरह भी आप यहाँ पर खा सकते हैं, जबकि इसी मून रेस्टोरेंट में आपको साफ़ सुथरे वाशरूम्स भी मिल जाते हैं। आप वाशरूम वगैरह भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बेसर से जब आप सफ़र स्टार्ट करेंगे तो तकरीबन 5 किलोमीटर के बाद एक इंतहाई खूबसूरत लेक आ जाती है जिसे कहते हैं लुलूसर लेक। लुलूसर लेक भी इंतहाई खूबसूरत लेक है। अभी रुकते हैं आगे और उसके बाद मैं आपको विज़िट करवाता हूँ लुलूसर लेक। बिसल से अगला पॉइंट जो आता है ये लुलूसर लेक है। बहुत ही खूबसूरत लेक है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये देख लें। और इस लेक में आपको एक बात बताता चलूँ कि बोटिंग, फ़िशिंग, हंटिंग और स्विमिंग अलाउ नहीं है। यहाँ के लोकल्स बताते हैं कि यहाँ पे कुछ हादसात ऐसे हुए हैं कि जिसकी वजह से यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ अलाउ नहीं है। बहरहाल यहाँ पे भी रुके हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। और बिल्कुल देखें ये गाड़ियाँ खड़ी हैं और बिल्कुल रोड के साथ ही आती है ये लेक। बहुत माशाल्लाह ये प्यारी लेक है और बहुत ही बड़ी लेक है ये।
ऊपर से होके भी इस लेक को देख सकते हैं। ऊपर से तस्वीर बनाते हैं तो फिर भी यहाँ से अच्छी फ़ोटोज़ वगैरह आते हैं। अगर नीचे जाते हैं तो ऑक्सीजन की नीचे काफ़ी ज़्यादा कमी होती है, नीचे से ऊपर आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं या दमे के मरीज़ हैं तो आप कोशिश करें ऊपर से ही आप फ़ोटोज़ वगैरह ले लें, क्योंकि आप जब नीचे जाएंगे तो नीचे से यहाँ वापस ऊपर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है। ये आप सामने देख सकते हैं वाशरूम्स वगैरह भी यहाँ पे मिल जाते हैं। वाशरूम्स वगैरह भी यहाँ पे प्रॉपर बने हुए हैं और साथ में यहाँ पे आपको एक रेस्टोरेंट भी मिल जाता है। खाना वगैरह आप यहाँ पे खा सकते हैं, लेकिन ये है कि रहने की कोई जगह नहीं है, होटल कोई नहीं है, रेस्टोरेंट ही है। तो लिहाजा आप यहाँ से खाना वगैरह खा के तो आगे निकल सकते हैं लोलूसर लेक को एंजॉय वगैरह करके। तो यहाँ से आप वापस आके बाबूसर टॉप या फिर बाबूसर टॉप से आ रहे हैं तो नारान वाली साइड में निकल सकते हैं। बाकी यहाँ पे रहने की कोई जगह नहीं है, आप यहाँ पे रह नहीं सकते। जब लोलूसर लेक क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे रोड एक थोड़ा सा पैच ख़राब है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक कंजक्शन होती है और काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई भी है यहाँ पे। और बहुत सारे लोग यहाँ पे आके गलती करते हैं कि यहाँ पे जिस टाइम चढ़ाई पे खड़े रहते हैं तो उस टाइम यहाँ पे क्लच को दबा के रखते हैं और वो यहाँ पे अपनी गाड़ियों की क्लच प्लेट स्लिप कर देते हैं। ये देखें, जैसे ही गाड़ी खड़ी है आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल कर लें, गाड़ी को हैंड ब्रेक में डाल दें और जैसे ही आप देखें सामने ट्रैफिक चली तो उसके बाद आप अपनी गाड़ी को थोड़ा चलाएँ आगे, और फिर जब ट्रैफिक चलती है तो उसके बाद आप अपनी गाड़ी को यहाँ पे आगे चलाएं और वापस न्यूट्रल करके अपनी गाड़ी की हैंड ब्रेक खींच लें। अगर आप मुसलसल यहाँ पे क्लच दबाई रखेंगे और जोर में अपनी गाड़ी को जोर लगाएंगे तो आपकी गाड़ी क्लच प्लेट स्लिप हो जाएगी। आगे में चलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे हर टाइम 5-7 गाड़ियाँ ऐसी खड़ी रहती हैं कि जिनकी क्लच प्लेट्स वगैरह स्लिप हो जाती हैं और लोग यहाँ पे अपनी गाड़ियों को हीट अप कर देते हैं। और यहाँ पे आप अपनी लाइन की भी बिल्कुल पाबंदी रखें, लाइन से बिल्कुल भी अपनी गाड़ी को आउट ना करें, क्योंकि जब आप आउट जाएंगे सारी ट्रैफिक डिस्टर्ब होगी और उसके बाद यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आप यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ चलेंगे, अपनी लाइन में रखेंगे, लाइन से आउट नहीं होंगे तो जल्दी से ट्रैफिक निकल जाएगा। जी जी, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये गाड़ियाँ कैसे बोनट वगैरह खोल के ये सारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं। ये वो लोग हैं जो अपने क्लच पे जोर देते रहते हैं यहाँ पे खड़े होके और उसके बाद क्लच प्लेट स्लिप करके यहाँ पे बैठे होते हैं। ये आप देख लें कितनी लाइन से गाड़ियाँ खड़ी हैं और इस टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लच प्लेट चलने की स्मेल है। तो आप चेक करें, लिहाजा आपने यहाँ पे आके क्लच के ऊपर पाँव नहीं रखना और क्लच आपने कहीं भी गाड़ी रुकती है, चढ़ाई है, अगर आप क्लच दबा के ज़ोर मारते रहेंगे तो आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट स्लिप हो जाएंगी। लिहाजा आपने अपनी क्लच के ऊपर ज़ोर नहीं देना और गाड़ी को जैसे ही गाड़ी रुकती है न्यूट्रल कर दें, फिर ट्रैफिक चलती है फिर आप गाड़ी चला लें, फिर न्यूट्रल कर दें। इस तरह आप मुसलसल अपने गेयर चेंज करते रहें। गिर जाओगे, शामिल नहीं, गिर जाओगे। गाड़ी आ रही है, मारो बाहर के दिखाओ। चारो लोलूसर लेक से जब आप थोड़ा सा सफ़र आगे करेंगे तो उसके बाद एक इंतहाई खूबसूरत मुकाम आ जाता है। इसको कहते हैं गेटी दास। गेटी दास के व्यूज़ आप देख लें, राइट साइड पे थोड़ी ग्रीनरी नज़र आ रही है और लेफ़्ट साइड पे टोटल पथरीले पहाड़, वाइट कलर के पथरीले पहाड़ इस इलाके के हुस्न में और भी चार चांद लगा देते हैं। और यहीं पे लेफ़्ट साइड पे आपको ये छोटे छोटे पत्थरों के बने हुए घर नज़र आ रहे हैं। इन्हीं घरों के पीछे से एक और रोड भी आपको नज़र आएगा जो कि एक कच्चा ट्रैक है। ये कच्चा ट्रैक जाता है बगोडा टॉप। तकरीबन 1.5 घंटे का ये ऑफ रोड ट्रैक है। यहाँ के लिए आपको जीप लेनी होगी, यहाँ से जीप नहीं मिलती, लिहाजा आपको नारान बाटाकुंडी वगैरह से ही बगोडा टॉप के लिए जीप लेकर आनी होगी। अगर आप बगोडा टॉप जाना चाहें तो बगोडा टॉप इंतहाई खूबसूरत जगह है। तकरीबन 2-1.5 घंटे का जीप ट्रैक है और उसके बाद 1.5 घंटे की ट्रैकिंग है। 1.5 घंटे की ट्रैकिंग के दौरान आपको 6 लेक्स मिलती हैं।
इसे कहते हैं सत्सरमाला। पहले ये 7 झीलें होती थी, लेकिन ज़लज़ले के बाद एक झील ख़त्म हो गई। अभी ये 6 झीलें बाकी रह गई हैं। जब गेटीदास क्रॉस करेंगे तो उसके बाद अपवर्ड स्लोप काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई होती है और गाड़ी को चलने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि ऑक्सीजन कम होने की वजह से गाड़ी को ऑक्सीजन नहीं मिलती और गाड़ियों की परफॉर्मेंस काफ़ी वीक हो जाती है। लिहाजा यहाँ पे आपने अपनी गाड़ी को ओवर रेस नहीं करना, अपनी गाड़ी को आप लो गियर में रखें और RPM अपना 2 पे या 2.5 पे इस पे रखें, गाड़ी को ज़्यादा ओवर रेस ना करें। अगर आप अपनी गाड़ी को यहाँ पे ओवर रेस करेंगे तो आपकी गाड़ी हीट अप हो जाएगी। परेशान होने की बात नहीं है, ऑक्सीजन ना होने की वजह से यहाँ पे ज़रा गाड़ी की परफॉर्मेंस थोड़ी वीक हो जाती है। ये अभी आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी की जो RPM है, दूसरे गियर में है गाड़ी और RPM मैंने 2 में रखा हुआ है और देखूँगा ज़रा ही कमज़ोर हो जाती है गाड़ी तो मैं फ़ौरन इसको फर्स्ट गियर में डाल के और उसके बाद मैं इसका RPM फिर कंट्रोल करूँगा और RPM 2 या 2.5 पे रखूँगा। और अगर आपकी गाड़ी हीट अप हो रही है या कोई इशू हो रहा है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ले लें, अपनी गाड़ी को थोड़ा ठंडा कर लें। सर्दी होती है फ़ौरन ही गाड़ी यहाँ पे ठंडी हो जाती है। अभी आपको नीचे एक छोटा सा पगडंडी की तरह बहता हुआ पानी नज़र आ रहा होगा। ये छोटी सी नाली दरियाए कुन्हार है। दरियाए कुन्हार संबकसर और धर्मसर लेक है, बाबूसर टॉप के पीछे, वहाँ से निकलता है। जब ये दरिया निकलता है तो यहाँ पर ये दरिया बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन आगे इसमें ग्लेशियर्स वगैरह मिलते जाते हैं, पानी झरनों का मिलता है तो ये बहुत बड़ा दरिया बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। एक छोटा सा दरिया था और इसमें झरने वगैरह मिलते गए और ये कितना बड़ा दरिया बन गया। नारायण चुके हैं बाबूसर टॉप पे। 13,700 फीट यहाँ की हाइट है, काफ़ी हाइटेड प्लेस है। जब आप यहाँ तक आएंगे तो आपने अपवर्ड स्लोप में ड्राइव करनी है और जब बाबूसर टॉप से आगे जाएंगे तो डाउनवर्ड स्लोप में ड्राइव करेंगे। अपवर्ड स्लोप के बारे में मैंने आपको बता दिया, अभी आगे चलते हैं। मैं उसके बाद डाउनवर्ड स्लोप में आपको ड्राइव करने का तरीका भी सिखाता हूँ। और साथ में आप देख लें यहाँ पे आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाते हैं, होटल्स वगैरह कोई नहीं। रात को आप यहाँ पे रह नहीं सकते, बहरहाल ये कि रेस्टोरेंट्स वगैरह यहाँ पे काफ़ी है, चाय कॉफ़ी खाना पीना इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। यहाँ पे आप जिप लाइन वगैरह भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं 13,700 फीट हाइट है यहाँ की। यहाँ से जो इस्लामाबाद का डिस्टेंस है 326 किलोमीटर्स और जो गिलगित है वो 180 किलोमीटर्स। और हमने जाना है आगे हुंजा और यहाँ पे आप जिप लाइन वगैरह भी कर सकते हैं और हवा में साइकिलिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और एक बात का ख़ास ख्याल रखें, बाबूसर टॉप में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कम होती है, यहाँ पे सांस लेने में बहुत दुश्वारी होती है। और अगर आप यहाँ पे गाड़ी पे उतरते हैं तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलें। और अगर आप दमे या हार्ट के पेशेंट हैं, अगर आपको कोई सांस का मसला है तो आप बिल्कुल भी यहाँ पे गाड़ी पर से उतरने की गलती ना करें। और साथ में यह है कि यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह भी खड़ी रहती है। अगर ऑक्सीजन लो होने की वजह से कोई गिर जाता है, अगर किसी किस्म का कोई मसला होता है तो ऑक्सीजन सिलेंडर पड़े रहते हैं गाड़ियों में, एम्बुलेंसेस में, तो फ़ौरन यहाँ पे आपको ऑक्सीजन लगा दी जाती है। ये देख लें, बहुत ज़्यादा रश है आज यहाँ पे भी। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, बहुत ठंडी हवा है यहाँ पे। और साथ में आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे आप कैसे आप साइकिलिंग वगैरह भी कर सकते हैं और साथ में जिप लाइन वगैरह भी कर सकते हैं। और ये देखें, जैसे ही आप बाबूसर टॉप पे आए, ये दूसरी साइड का व्यू है। पहले हम अपवर्ड स्लोप पे आए, अब हम हुंजा के लिए यहाँ से डाउनवर्ड जाना शुरू होंगे और आगे मौसम भी चेंज होता रहेगा, उसके हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ। और ये देखें कैसे बच्चा यहाँ पे इस तार के ऊपर साइकिलिंग करते हुए जा रहे हैं। ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जिप लाइन भी आप यहाँ पे बाबूसर टॉप में कर सकते हैं। काफ़ी हाइटेड प्लेस में आपको ये जिप लाइन करने का मौका मिलता है। माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत व्यूज़ हैं। पहले यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं होती थी, पिछले साल जिप लाइन लगी, अभी ये यहाँ पे ये साइकिलिंग वगैरह का ये भी शुरू हो चुका है। रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं, वॉशरूम वगैरह भी मिल जाते हैं यहाँ पे, तो बेहतरीन जगह है ये भी। अगर आप बाबूसर टॉप घूम के वापस नारायण जाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आप हुंजा जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप थोड़ी देर स्टे कर लें। बर्फ़ भी अभी पड़ी हुई है बाबूसर टॉप पे। अगर आप बर्फ़ को भी इंजॉय करना चाहें तो यहाँ पे आपको बर्फ़ भी मिल जाती है। थोड़ा सा आप पैदल चलेंगे तो आप बर्फ़ के ऊपर पहुँच जाएंगे। बाबूसर टॉप को जब आप क्रॉस करते हैं तो उसके बाद भी ग्लेशियर्स का सिलसिला थमता नहीं है, बल्कि इससे आगे भी ग्लेशियर्स हैं। अभी आप देख सक रहे हैं कि कुछ गाड़ियों में यहाँ पर बर्फ़ लोड की जा रही है।
ये बर्फ़ यहाँ पर इसलिए लोड करते हैं क्योंकि यहाँ से ये बर्फ़ लेकर ये चिल्लास जाते हैं। चिल्लास में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, लिहाजा जब ये चिल्लास लेकर जाते हैं बर्फ़ तो वहाँ पर ये पर शॉपिंग बैग जो है वो 50 रुपये का सेल करते हैं बर्फ़ का। फिर चिल्लास की लोकल आबादी और वहाँ के कुछ होटल्स वाले दुकानदार ये बर्फ़ ख़रीदते हैं। हुंजा जाते हुए जो रोड का सबसे ख़तरनाक पैच आता है वो ये वाला आता है बाबूसर टॉप से आगे, बाबूसर टॉप से लेकर आगे चिल्लास तक तो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। 40 किलोमीटर तक टोटली डाउनवर्ड स्लोप है। अगर आप नॉर्मली यहाँ पे जैसे आप नॉर्मल रोड पे गाड़ी चलाते हैं वैसे यहाँ पे गाड़ी चलाएंगे तो तकरीबन 10 किलोमीटर के बाद गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाती है और उसके बाद यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। हर साल काफ़ी ज़्यादा हादसा इस रोड पे होते हैं क्योंकि जो लोग आते हैं यहाँ पे पहली दफ़ा वो बिल्कुल बेध्यानी से यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक्सीडेंट होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। यहाँ पे गाड़ी चलाने का तरीका ये, अगर आपकी मैनुअल गाड़ी है तो आप अपनी गाड़ी को पहले या दूसरे गेयर में रखें, उसके बाद आप अपनी गाड़ी का AC ऑन कर लें। जब आप अपनी गाड़ी का AC ऑन करेंगे तो आपकी गाड़ी के इंजन के ऊपर लोड पड़ेगा और वो भी आपकी गाड़ी को ज़्यादा दौड़ने से बचाएगा। आपकी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में रहेगी। और अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये देखें मेरा AC ऑन है और RPM 3 पे है। ये देखें जैसे ही मैंने AC बंद किया और RPM को देखें RPM 4 पे चला गया। जैसे ही मैंने AC ऑन किया और गाड़ी वापस कंट्रोल हो गई। जैसे ही आप सीधा रास्ता देखते हैं वहाँ पे आप गाड़ी का दूसरा तीसरा गेयर लगा दें ताकि ज़्यादा इंजन के ऊपर भी लोड ना आए। हाँ, अगर आपको थोड़ा सा भी पहाड़ी इलाके पे गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस है तो हम तो इस रोड पे गाड़ी को 5वां गेयर भी लगा देते हैं, लेकिन हम इस तरह करते हैं कि हम जैसे ही मोड़ के पास पहुँचते हैं तो फ़ौरन से 1 मिनट के अंदर अपनी गाड़ी को 5वें गेयर से पहले गेयर में लेके आते हैं। और अगर आपके पास टेक्निक ऐसी है कि आप अपनी गाड़ी को 1-2 मिनट के अंदर 5वें से पहले गेयर में ला सकते हैं और गेयर के ऊपर ज़ोर भी ना पड़े तो वो तरीका भी बहुत ज़बरदस्त है। और दूसरा ये है कि अगर आपके पास ऑटोमेटिक गाड़ी है तो आप उसको भी आप लो गेयर में रखें और अपनी गाड़ी का आप AC ऑन कर दें। ऑटोमेटिक गाड़ी भी इस तरह यहाँ पे इस रोड पे कंट्रोल हो सकती है। बहरहाल आपने इस रोड पे अपनी गाड़ी के टायरों को गर्म होने से बचाया। जी हम तकरीबन 15 किलोमीटर नीचे आए और उसके बाद देखें यहाँ पे टूरिस्ट की गाड़ियों को रोक दिया जाता है। उसकी वजह ये है कि जो लोग ब्रेक इस्तेमाल करते हैं और ब्रेक्स उनके गर्म हो जाती हैं, टायर काफ़ी गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे रोक दिया जाता है। मुझे नहीं रोका गया, मेरी गाड़ी वो साइड पे रुकी हुई है। मैं जस्ट आपके लिए वीडियो बनाने के लिए रुका हूँ। मेरी गाड़ी के टायर बिल्कुल ठंडे, मुझे नहीं रोका गया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल है। अब मैं आपको स्मेल दिखा नहीं सकता इसमें, लेकिन ये देखें कितनी गाड़ियाँ रोकी गई हैं इसी वजह से कि यहाँ पे इनके टायर बहुत ज़्यादा गर्म है और ये आगे जाके इनमें बहुत ज़्यादा पीछे से ब्रेक यूज़ करते हैं और इनकी ब्रेक फेल हो सकती थी। इस वजह से इन लोगों की यहाँ पे रोका जाता है। जब इनके टायर्स ठंडे होंगे फिर इनको जाने दिया जाएगा। आगे फिर चेक पोस्ट होगी, वहाँ पे भी टायर्स चेक किए जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी गाड़ी सही से चला के लाई है और बिल्कुल भी मुझे रोका नहीं गया। और ये मैं अभी वीडियो बनाने के लिए उतरा था और ये मैं निकल रहा हूँ अब यहाँ से। इस जगह पर आपने एक बात का और ख्याल रखना है कि जैसे ही आप यहाँ से नीचे जाएंगे तो उसके बाद गाड़ियाँ वॉश करने वाले कुछ लोग खड़े रहते हैं और वो आवाज़ लगा रहे होते हैं कि आप अपनी गाड़ी के टायर ठंडे करवा लें। वो आपकी गाड़ी के टायरों पे ठंडा पानी मार देते हैं जबकि आपकी गाड़ी के टायर थोड़े गर्म हुए होते हैं। तो लिहाजा जब आप गर्म टायर्स के ऊपर ठंडा पानी लगाएंगे तो उसके बाद आपकी गाड़ी के जो ब्रेक के तवे होते हैं वो टेढ़े हो सकते हैं और आपकी गाड़ी के डिस्क पैड्स को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। लिहाजा आपने ये गलती हरगिज़ नहीं करनी। आपने बिल्कुल भी अपनी गाड़ी को पानी नहीं लगवाना। बाबूसर टॉप से जब आप आगे आते हैं तकरीबन आधा रास्ता क्रॉस करते हैं तो साथ में ये दरमियान में ये आता है न्यू मून रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट ये है कि हम तकरीबन हमेशा से यहीं पे रुकते हैं क्योंकि इनका खाना वगैरह भी अच्छा है, वॉशरूम्स वगैरह भी साफ़ होते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ने की भी जगह होती है। तो आप लाजमी यहाँ पे रुकें। अगर आपकी गाड़ी के टायर वगैरह ठंडे हैं तो वो भी गर्म है तो वो भी ठंडे हो जाते हैं। और अगर आप नीचे से आ रहे हैं हुंजा वाली साइड से तो उसमें भी यह है कि चढ़ाई होती है, गाड़ी को काफ़ी ज़ोर पड़ा होता है, काफ़ी इंजन काफ़ी गर्म हुआ होता है। तो यहाँ पे जब आप रुकेंगे थोड़ा खाना वगैरह खाएंगे तो आप रेस्ट भी कर लेंगे और उसके बाद आपकी गाड़ी भी काफ़ी हद तक रेस्ट ले लेगी, आपकी गाड़ी को भी सुकून मिल जाएगा। तो जैसे ही आप तकरीबन आधा घंटे का सफ़र बाबूसर टॉप से नीचे करते हैं तो ये होटल आता है, रेस्टोरेंट आता है, आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं और लाजमी यहाँ पे रुकें और उसके बाद अपनी गाड़ी को ठंडी करके आप लें। और रूम्स वगैरह भी यहाँ पे हैं। अल्लाह ना करे अगर इस चढ़ाई में यहाँ पे कोई भी मसला वगैरह हो जाता है तो यहाँ पे रूम्स वगैरह भी हैं, आप नाइट में यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं।
अभी चलते हैं आगे, फिर उसके बाद हमें आपको चिल्लास रायकोट आगे, क्योंकि लैंडस्लाइड भी हुई है ये 1-2 दिन पहले, काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग भी हुई है। उसके बाद जो रोड की कंडीशन है वो भी थोड़ी सी ख़राब हुई होगी, तो इंशाल्लाह उसके हवाले से भी मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो वीडियो में अभी आप मेरे साथ रहिएगा एंड तक। व्यूअर्स, यहाँ पे ये मून रेस्टोरेंट पे कि अल्लाह ना करे बाबूसर टॉप से पहले या चिल्लास से जब ऊपर आते हैं कहीं पे भी आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, कुछ भी मसला हो जाता है, तो इस एरिया में होटल वगैरह नहीं मिलता। और माशाल्लाह पहले इनके पास इतना कोई अच्छा सेटअप नहीं था, लेकिन अभी आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रूम्स बनाए गए हैं, बहुत साफ़ सुथरे, टाइल्स वगैरह प्रॉपर लगाई गई हैं, बेड वगैरह, फर्नीचर इनका देखें बहुत ही ज़बरदस्त फर्नीचर भी है। वाशरूम चेक करते हैं इसका, वॉशरूम भी आप देख सकते हैं प्रॉपर टाइल्स वगैरह लगाई गई हैं और कोमोड वगैरह भी लगी हुई है। माशाल्लाह ये तो बहुत ज़बरदस्त सेटअप है। हम खुद बल्कि सोचते होते थे, क्योंकि 5 सालों से हम टूर लेके यहाँ पे आ रहे हैं, हम हमेशा सोचते होते थे कि अल्लाह ना करे इस रोड में कहीं भी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो हम कहाँ जाएँ। तो ये माशाल्लाह बहुत ही प्लस पॉइंट है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इनका नंबर दे देता हूँ, अगर कभी भी आप यहाँ पे आते हैं तो कम से कम अपने मोबाइल पे आप इनका नंबर सेव कर लें। अगर कोई भी आपको मसला परेशानी होती है, यहाँ पे रिहाइश चाहिए, तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। देख लें कितना रश है अभी यहाँ पे, काफ़ी सारी आवाम यहाँ पे रुकी है। फ़ौरन ही आपको खाना वगैरह दे देते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। ज़्यादातर सालन वगैरह इनके पास तैयार ही रहते हैं, तो ये है कि फ़ौरन ही आपको ये कुक सर्व कर देते हैं और टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जब भी आप बाबूसर टॉप पे रुकें तो आप अपने बच्चों को कम से कम गाड़ी से ना निकालें, और अगर आप उनको गाड़ी से निकालते हैं तो उनको बेशक जितनी भी गर्मी आपको क्यों नहीं लग रही है, आपने अपने बच्चों को टोपियाँ वगैरह पहना के रखनी है, स्वेटर्स वगैरह पहना के रखनी है। उसकी मेन वजह यह है कि बाबूसर टॉप में आप जब भी पहुँचेंगे तो आपको टेम्परेचर 12 to 13 डिग्री है, मैक्सिमम आपको 14 डिग्री मिलेगा। वो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है, बच्चे बीमार हो सकते हैं, लिहाजा आपने अपने बच्चों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बाबूसर टॉप से लेकर चिल्लास तक का टोटल ये 44 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, और ये टोटली डाउनवर्ड स्लोप है, और इस डाउनवर्ड स्लोप में आपने बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है और बहुत ही ध्यान के साथ आपने यहाँ पे गाड़ी चलानी है, और अपने टायर्स को आपने चेक करते रहना है। अगर आपके टायर्स गर्म हो रहे हैं, ज़्यादा ब्रेक यूज़ हो रही है, तो आपने जगह जगह स्टे करना है। तर थोड़ी देर बाद आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएँ तो आपके टायर ठंडे होते रहेंगे और आप किसी भी बड़े हादसे से बच सकेंगे। और जैसे ही आप 44 किलोमीटर्स के बाद आप नीचे पहुंचेंगे, अभी आप देख सकते हैं इसको कहते हैं 0 पॉइंट, और ये लेफ़्ट साइड पे जो रोड निकलता है ये दासू वाली साइड से आ रहा है। ये रोड नारान हुंजा जाने के लिए बेसिकली 2 रास्ते हैं, एक नारान बाबूसर टॉप वाली साइड से और दूसरा बिशाम दासू वाली साइड से। बिशाम दासू वाला जो रोड है उस साइड से तकरीबन 100 किलोमीटर डिस्टेंस एज़ कम्पेयर टू नारान ज़्यादा है, और उस रोड में आपको ज़्यादा कंजक्शन भी मिलती है, क्योंकि बीच में एक दासू दयामर बादशाह डैम बन रहा है। दयामर बादशाह डैम की वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्लास्टिंग की जाती है पत्थरों वगैरह की, तो जब वो ब्लास्टिंग करते हैं तो तकरीबन हर दिन में वो 5-6 दफ़ा एक घंटे के लिए रोड को बंद करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक कंजक्शन मिलती है। अगर बाबूसर टॉप वाला रास्ता खुला हुआ है तो आपने बाबूसर टॉप वाली साइड से ही ट्रैवल करना है, और नारान के बाद जो आपको पहला पेट्रोल स्टेशन मिलता है वो आपको मिलता है गिनी में। 0 पॉइंट को क्रॉस करेंगे उसके बाद आपको ये पेट्रोल पंप मिलेगा PSO का, यहाँ से आप फ्यूल वगैरह डाल सकते हैं। अगर आपकी छोटी गाड़ी है तो आप जो बालाकोट से जो फ्यूल फुल करवा के आए होंगे वो तो काफ़ी कम हो जाएगा, लिहाजा आपने यहाँ से वापस फ्यूल रिफ़िल करवा लेना है। बाबूसर टॉप से लेकर हुंजा तक का टोटल डिस्टेंस 316 किलोमीटर्स है, तकरीबन कम से कम भी 10 घंटे लग जाते हैं। लिहाजा जब आप नारान से निकलें तो आपने कोशिश करनी है कि आप सुबह सवेरे निकलें ताकि आप दिन ही दिन में हुंजा पहुंच सकें। गिनी को आप क्रॉस करेंगे तो साथ ही आप आगे पहुंचेंगे बोनरदास। ये बोनरदास भी एक छोटा सा बाज़ार बना हुआ है, ये भी एक यहाँ का छोटा सा गांव है। बहरहाल यहाँ से आप सीधा ही आगे निकलते जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात और ज़रूरी बताता चलूँ कि आप जब भी हुंजा का ट्रैवल करें तो आप एक बात को मेक श्योर कर लें कि आपका गाड़ी का AC चलता हो। अदरवाइज़ अगर आप किसी और के साथ भी टूर कर रहे हैं तो आप हमेशा AC वाली गाड़ी लें, क्योंकि जब आप नारान से बाबूसर टॉप तक पहुंचेंगे तो वहाँ पर तो मौसम ठीक होगा, टेम्परेचर ठीक होगा, अपवर्ड स्लोप भी होता है, वहाँ पे AC की इतनी ख़ास ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन जैसे ही आप बाबूसर टॉप से 44 किलोमीटर्स नीचे पहुँचेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ का टेम्परेचर मोर देन 40 डिग्री मिलेगा। यहाँ पर आज भी मैं यहाँ पे गुजर रहा हूँ तो इस जगह का टेम्परेचर 47 डिग्री है। इस जगह पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बिल्कुल भी दरख्त वगैरह यहाँ पर नहीं है, लिहाजा आप यहाँ पर AC के बगैर गुजारा नहीं कर सकते। और जैसे ही आप बोनरदास क्रॉस करेंगे तो अगला ये इलाका आता है गवर्नर फार्म।
यहाँ भी एक छोटा सा बाज़ार बना हुआ है, इधर से भी आप सीधा ही आगे निकलते जाएंगे और जिस टाइम आप 0 पॉइंट से आगे अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट करेंगे तो आप एक और दरिया के साथ ट्रैवल स्टार्ट करना शुरू हो जाएंगे। इस दरिया को कहते हैं इंडस रिवर, दरियाए सिंध। ये दरिया स्कर्दू वाली साइड से आता है, सियाचिन से ये दरिया निकलता है और उसके बाद सियाचिन से ये सीधा इंडिया में चला जाता है। ये दरिया इंडिया से वापस यू टर्न लेके ये वापस पाकिस्तान में आता है और ये दरियाए सिंध सीधा यहाँ से कराची वाली साइड पर निकल जाता है। काफ़ी ज़्यादा दरिया इस दरिया के अंदर आगे मिलते जाते हैं। जगलोड के मकाम पे आगे चलते हैं, मैं आपको एक और बड़ा दरिया, दरियाए गिलगित भी इसी दरिया के अंदर गिर रहा है और वहाँ पे ये दोनों दरिया आपस में मिलते हैं। मैं आपको वो मुकाम भी दिखाता हूँ। और अभी जिस जगह से गाड़ी गुजर रही है ये काफ़ी ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग वाला एरिया है, यहाँ पर ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें जल्दी से जल्दी आप इस इलाके से निकलें क्योंकि यहाँ ऊपर से पत्थर आ रहे होते हैं और आपने कोशिश करनी है कि रात में यहाँ पे ट्रैवलिंग हरगिज़ ना करें क्योंकि अगर ऊपर से पत्थर आ रहे हों तो वो पत्थर नज़र नहीं आते और आपको किसी भी किस्म का नुकसान पहुँच सकता है। ये सामने आपको जो राइट साइड पे बिल्डिंग नज़र आ रही थी, ये यहाँ एक चिल्लास कैडेट कॉलेज बन रहा है। चिल्लास कैडेट कॉलेज को आप क्रॉस करेंगे, साथ ही थोड़ा आगे ट्रैवलिंग करने के बाद आपको लेफ़्ट साइड पे एक बोर्ड नज़र आएगा। इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है तत्ता पानी। आगे चलते हैं, फिर उस हवाले से भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि इस इलाके को तत्ता पानी क्यों कहा जाता है। तत्ता पानी वो मुकाम है जो नारान से हुंजा जाते हुए सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग इसी एरिया में होती है और बारिश के दौरान बहुत ही कम चांसेस ऐसे होते हैं कि यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग ना मिले। अभी भी आप देख सकते हैं जिस जगह से गाड़ी गुजर रही है, हाल ही में यहाँ पर एक लैंडस्लाइड हुई थी। इस लैंडस्लाइड की वजह से भी 2-3 दिन रास्ता बंद रहा है और अभी ये रास्ता खुल चुका है। अभी आगे चलते हैं, मैं आपको यहाँ पर कुछ गर्म पानी के चश्मे दिखाता हूँ। मेरे साथ आप देख लें कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ जा रही हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पॉइंट है तत्ता पानी। यहाँ पे उबलता हुआ गर्म पानी आता है, लेकिन इन लोगों को नहीं पता होता, जो अपनी गाड़ियाँ लेकर आते हैं वो इसी तरह सीधा ही निकल जाते हैं। लिहाजा आपने यहाँ से गौर करना है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सा मकाम है, लिहाजा आपने इस जगह पे लाजमी रुकना है। व्यूअर्स के जैसे ही आप ये तत्ता पानी वाला बोर्ड क्रॉस किया, क्रॉस करते साथ ही कच्चा रोड स्टार्ट हुआ, लैंडस्लाइड आई। लैंडस्लाइड क्रॉस करते ही आपने राइट साइड पे बहुत ही ध्यान करना है। आपको ये गैप में से बहता हुआ पानी नज़र आएगा, आपने इस पानी को देखना है और फिर मुझे आगे वापस कमेंट में बताना है कि पानी कैसा था। ठीक है, ये पानी है बिल्कुल उबलता हुआ। अगर आप इसके अंदर अंडा भी रख देंगे तो अंडा भी पक जाएगा। हाथ नहीं लगा सकता बंदा इसको। अगर ऊपर कैमरा आपको क्लियर दिखा सक रहा हो तो ऊपर जिस जगह से ये पानी आ रहा है वहाँ से धुआं निकल रहा होता है, बहुत ही तेज़ गर्म पानी होता है। ये तत्ता पानी कहते हैं इस जगह को जी। बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन इस पॉइंट को आपने देखा मेरे साथ कोई 20 से गाड़ियाँ थी लेकिन एक गाड़ी भी नहीं रुकी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर लोगों को पॉइंट्स का पता नहीं है। जो खुद से आते हैं तो वो फिर पॉइंट्स पता नहीं होते, इसलिए मैंने चाहा कि एक एक पॉइंट हर एक चीज़ समझा दूं ताकि अगर आप खुद भी आते हैं, अपनी गाड़ी लेके आते हैं तो कम से कम ये पॉइंट्स मिस करके ना जाए। इधर क्या है? इधर ज़्यादा गर्म है। हाथ लगाओ तो ना। ज़्यादा गर्म है। फिर दिखाओ क्या हुआ है। गर्म है। वो ऊपर देखो धुआं उठ रहा है, ऊपर से धुआं उठ रहा होता है इससे। 0 पॉइंट से लेकर रायकोट तक तकरीबन ये 64 किलोमीटर्स का एरिया बनता है। पहले ये रोड तकरीबन टोटल ही कच्चा हुआ करता था, लेकिन अभी दूसरा तीसरा साल है इस रोड को बना दिया गया है। लेकिन जब अब तत्ता पानी वाले बोर्ड के पास पहुंचेंगे तो उसके बाद रोड यहाँ से कच्चा शुरू हो जाएगा। ट्रैक थोड़ा सा तंग भी हो जाता है, लिहाजा अगर आप सामने से कोई गाड़ी आते देखते हैं तो पहले ही किसी खुली जगह पर रुक जाएं ताकि आगे आपको गुजरने में थोड़ी आसानी हो जाए। ये तकरीबन इससे आगे 5 से 7 किलोमीटर्स का ट्रैक थोड़ा कच्चा है, उसके बाद रोड बहुत ही अच्छा बना हुआ है। इसके बाद आप पहुंच जाते हैं रायकोट। रायकोट से ही फेरी मेडोज़ का रोड भी निकलता है। इस रोड को दुनिया का दूसरा ख़तरनाक तरीन जीप ट्रैक कहा जाता है। इस जीप ट्रैक के हवाले से और फेरी मेडोज़ की ट्रैकिंग के हवाले से भी मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ व्लॉग्स अपलोड किए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप रायकोट से आगे निकलेंगे तो इसके बाद इंतहाई कुशादा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रोड आपको मिलेगा। इस रोड को कहते हैं KKH, कराकरम हाईवे। कराकरम हाईवे ये काफ़ी लंबा रोड है। इस रोड को दुनिया का 8वां अजूबा भी माना जाता है। उसकी मेन वजह यह है, एक तो ये रोड काफ़ी लंबा है, ये एबटाबाद हरीपुर वगैरह से स्टार्ट होता है और उसके बाद चाइना बॉर्डर तक ये रोड जाता है। इसकी दूसरी वजह यह है कि इसको
हाईएस्ट रोड ऑफ द वर्ल्ड भी माना जाता है। उसकी मेन वजह यह है कि ये कराकोरम, हिंदू कश और हिमालयन रेंज पर से पास से गुजरता है। आगे चलेंगे, मैं आपको एक ऐसा पॉइंट है जिसमें दुनिया के 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले आपस में मिलते हैं। वो वाहिद जगह है जो कि पाकिस्तान में है, उसे जंक्शन ऑफ वर्ल्ड्स 3 हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस कहा जाता है। आगे चलेंगे, मैं आपको उसके हवाले से भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। साथ ही आप आगे गुजरते हैं तो यह रोड आपको नज़र आता है। इसको अस्तोर वाली साइड पे ये रोड निकलता है, राइट साइड पे। यहाँ से आप अस्तोर, रामा लेक, मिनीमर्ग और इस साइड का ट्रैवल भी कर सकते हैं। इसको 8वां अजूबा इस वजह से भी कहा जाता है कि इसके रास्ते में अताबाद लेक, पसू कॉन्स, मोस्ट डेंजरस माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, किलर माउंटेन, नांगा पर्वत भी इसी रोड से होकर नज़र आता है और इसी रोड से ही उसका रास्ता भी स्टार्ट होता है। जैसे ही आप रायकोट से आगे निकलते हैं, रायकोट से आगे निकल के उसके बाद जो अस्तौर वाला रोड निकलता है, अस्तौर वाले रोड के बाद आगे आपको टोल प्लाज़ा का बोर्ड आएगा। टोल प्लाज़ा के बोर्ड के बिल्कुल साथ ही ये बोर्ड लगा हुआ है नांगा पर्वत। नांगा पर्वत व्यू पॉइंट पे यहाँ पे आप रुकेंगे तो सामने आप नांगा पर्वत व्यू देख सकते हैं। और ये इस नांगा पर्वत के हवाले से अगर आपको बताता चलूँ कि तो ये दुनिया का 9वां और पाकिस्तान का दूसरा बड़ा पहाड़ है। किलर माउंटेन भी इसको कहते हैं, दुनिया का ख़तरनाक तरीन पहाड़ है। और अगर आपने इसके ख़तरनाकी को देखना है तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, जो मैंने बेस कैंप तक की इसकी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, जिसमें मैंने तकरीबन 23 घंटे ट्रैकिंग की थी। और बिल्कुल मैं इस बेस कैंप से भी आगे चला गया था, बेस कैंप 1 तक। और इसी पहाड़ पे मैंने एवलॉन्च भी रिकॉर्ड किया था। मैंने बिल्कुल करीब से होकर इस पहाड़ पे एवलॉन्च रिकॉर्ड किया है। तो आप लाजमी आप वो वीडियोस भी चैनल से देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियोज़ हैं। और अगर आप कभी भी फेरी मेडोज़, नांगा पर्वत, ब्याल कैंप, नांगा पर्वत व्यू पॉइंट या फिर नांगा पर्वत बेस कैंप 1 तक जाना चाहते हैं तो इस हवाले से मेरी सारी वीडियोज़ अपलोड हैं। ये वीडियो पहले ही काफ़ी लंबी होती जा रही है। अगर मैं KKS के ऊपर बात करना शुरू करूं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फिर इंशाल्लाह जल्द ही मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सिर्फ KKS के हवाले से दूंगा। आप देख सकते हैं कि ये रोड काफ़ी अच्छा बना हुआ है, लिहाजा जब आप इस रोड पर पहुँचेंगे, रायकोट को क्रॉस करेंगे तो उसके बाद हर गाड़ी की स्पीड यहाँ पर डबल से ट्रिपल हो जाती है। लिहाजा आपने यहाँ पर स्पीड लगाते हुए देख लेना है कि जितना ही आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं इतना ही स्पीड लगाएं अपनी गाड़ी को, क्योंकि जब आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ गाड़ी चलाते हैं उसके बाद टर्निंग भी है। टर्निंग से अगर आपको किसी भी टर्न से आपसे गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाती तो इस रोड पर हादसे के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। काफ़ी ज़्यादा हादसा यहाँ पर स्पीड की वजह से होते हैं, लिहाजा यहाँ पर आप अपनी स्पीड को कंट्रोल करके चलें। नांगा पर्वत का भी मैंने आपको नज़ारा करवा दिया। अभी आपको मैं लेकर चलता हूँ जगलोट। ये है जगलोट। जगलोट भी काफ़ी बड़ा बाज़ार बना हुआ है। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा होटल्स वगैरह भी बने हुए हैं, पेट्रोल पंप वगैरह भी बने हुए हैं। यहाँ से अभी चलते हैं, गाड़ी में फ्यूल भी रिफ़िल करवा लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। फ्यूल आप पे उधर से चिल्लास से भी डाल सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी की टंकी छोटी है तो फिर आप ये टैंक छोटा है तो फिर आप इस तरह करेंगे, फ्यूल अपना इधर से चिल्लास से रिफ़िल करवा दें। और ना अगर आपने बालाकोट से रिफ़िल करवाया तो उसके बाद आप चिल्लास से रिफ़िल करवा दें। लेकिन अगर आपकी गाड़ी का टैंक बड़ा है तो फिर आप यहाँ पे जगलोट से भी करवा सकते हैं। मैं हमेशा अपनी गाड़ी में टैंक यहीं से फिल करवाता हूँ, जगलोट से, क्योंकि मेरी गाड़ी का टैंक थोड़ा बड़ा है। करोला का टैंक थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन बाकी जो छोटी गाड़ियाँ बाकी जो गाड़ियाँ जैसे BRV हो गई या 1000 सीसी गाड़ियाँ होगी तो उनका टैंक थोड़ा छोटा होता है। तो आप पेट्रोल वापस गिनी में जो मैंने आपको पेट्रोल पंप दिखाया वहीं से रिफ़िल करवा लें। जगलोट से जब आप थोड़ा ही आगे निकलेंगे उसके बाद आपको एक बोर्ड लेफ़्ट साइड पे लगा हुआ नज़र आएगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है हिस्टोरिकल पर्वत पुल। आगे चलते हैं, उस पुल के हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ। ये 3 पहाड़ हैं, ये पीछे आपको निशान नज़र आ रहा है, वो तीन जंक्शन बना हुआ है, वो 3 जंक्शन है। इन्हीं 3 पहाड़ों को जो है ना वो मेंशन कर रहे हैं। ये जो राइट साइड वाले पहाड़ है ये हिमालयन रेंज है, कराकोरम रेंज है और हिंदू कश रेंज है। ये राइट साइड वाली जो रेंज है ये हिमालयन रेंज है। ये इधर स्कर्दू से होती हुई आती है, K2 भी इसी रेंज में है, नांगा पर्वत भी इसी रेंज में है। और ये रेंज जो है ये सीधी चली जाती है कश्मीर से होती हुई इंडिया और उसके बाद नेपाल वगैरह। और वो जो बिल्कुल सामने वाला पहाड़ है बिल्कुल दरमियान वाला, ये दरमियान वाली जो रेंज है ये कराकोरम रेंज है। ये खुंजराव टॉप से होती हुई चाइना, काश्मीर और रामची, ये चाइना वाली साइड पे निकल जाती है। और लेफ्ट साइड पे जो रेंज है ये हमारी हिंदू कश रेंज है। ठीक है। जगलोट के बाद जब आप इस पॉइंट पर रुकेंगे तो आपको ये 3 जंक्शन भी नज़र आएंगे और उसके बाद साथ ही आपको नीचे ये 2 दरिया भी आपस में मिलते हुए नज़र आएंगे, जो
राइट साइड से दरिया आ रहा है, ये इंडस रिवर है, दरियाए सिंध। जो लेफ़्ट साइड से दरिया आ रहा है, ये दरियाए गिलगित है। ये दोनों दरिया आपस में इसी जगह पर मिलते हैं और यहीं पर ग्रिल के पास से होकर अगर आप राइट साइड पे नीचे देखेंगे तो आपको एक पुल नज़र आएगा। इसको हिस्टोरिकल पर्वत पुल कहते हैं, बहुत ही कदीमी पुल है। इस पॉइंट से थोड़ा ही आगे आप निकलेंगे तो ये सामने नीचे वाली साइड से जो रोड निकल रहा है, ये स्कर्दू वाली साइड पर ये रोड निकलता है। अगर आप स्कर्दू जाना चाहते हैं तो फिर भी आपको इसी रोड पर आना होगा। जगलोड क्रॉस करके इस पॉइंट से आप राइट हो जाएंगे स्कर्दू और आप स्ट्रेट सीधे आएंगे तो हुंजा, और वापस उसके बाद आप गिलगित पहुंचेंगे। गिलगित का एक मेन चौक आता है, चौक से आपने बिल्कुल सीधे नहीं जाना क्योंकि सीधे आप बाज़ार में फंस जाएंगे। आपने वहाँ से बाईपास रोड पर होना है, राइट साइड पर मुड़ जाएंगे और उसके बाद आप इस पुल के ऊपर आ जाएंगे। गिलगित सिटी से अगर आप जाते हैं तो रश होता है। अभी हम बाईपास रोड से आए। बाईपास रोड पे जब आप आएंगे थोड़ा ही आगे ट्रैवल करेंगे तो आप देख लें वो सामने आपको नज़र आएगा बैंक अल हबीब लिमिटेड, और इसके सामने ये फैसल बैंक, और फैसल बैंक के बिल्कुल साथ ही SCO की फ्रेंचाइज़ है। यहीं से आपको सिम भी मिलेगी और अगर आपके पास सिम है और आप बैलेंस वगैरह लोड करवाना चाहते हैं तो आप वो भी यहीं से करवा सकते हैं। SCO की फ्रेंचाइज़ यहीं पे है गिलगित में, बिल्कुल इस मेन रोड के ऊपर है। कहीं भी आगे पीछे बाजार में या किसी ट्रैफिक में फंसना नहीं पड़ता, बिल्कुल नॉर्मल। ये देखें आप ओपन रोड है, बस यहीं पे गाड़ी रोकें और यहीं से आप नई सिम SCO की ले सकते हैं। आगे चलते हैं, फिर इस हवाले से मैं आपको और भी इंफॉर्मेशन देता हूँ। नारायण से जब आप आगे निकलते हैं तो उसके बाद किसी भी नेटवर्क का इंटरनेट नहीं चलता। सिर्फ SCO स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन आर्मी इसको हैंडल कर रही है। सिर्फ इसी के नेटवर्क इंटरनेट के सिग्नल्स वगैरह आते हैं, बाकी किसी भी नेटवर्क का इंटरनेट यहाँ पर नहीं आता। लिहाजा अगर आपको SCO की सिम चाहिए तो वो भी आप यहीं से ले सकते हैं। और यहीं पे आपको मैं एक और ख़ास बात भी बताता चलूँ कि अगर आपके पास नॉन PTS मोबाइल फ़ोन है तो उसके लिए भी आप यहाँ से सिम ले लें और आप उस फ़ोन में SCO की सिम चल जाती है। आप पाकिस्तान के किसी भी एरिया में SCO की सिम अपने नॉन PTS फ़ोन में डालते हैं तो आप उस फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप उस सिम में बैलेंस करवाना चाहते हैं, अगर आप इस्लामाबाद, लाहौर, कराची किसी भी सिटी में आप बैलेंस करवाना चाहते हैं तो बैंक अल्फला की एप्लीकेशन से इस सिम में लोड भी आप कर सकते हैं। और अगर आप गिलगित में ओवरनाइट स्टे करना चाहते हैं तो गिलगित में भी आप ओवरनाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छे होटल्स वगैरह बने हुए हैं, काफ़ी बड़ा बाज़ार है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि गिलगित में थोड़ी सी गर्मी होती है, लिहाजा अगर आपका हुंजा का प्लान है तो आगे चलते हैं। मैं आपको ओवरनाइट स्टे करने के लिए एक बेहतरीन किस्म की जगह दिखाता हूँ, आप वहाँ पर स्टे करें। उसके बाद आप आगे निकलते हैं, आपको एक बोर्ड नज़र आएगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है नलतर। नलतर भी एक इंतहाई खूबसूरत जगह है। नलतर एक छोटा सा गांव है। उसके लिए आपको 4x4 जीप नोमल से लेनी होगी। नोमल से आप नलतर वैली के लिए जीप लेंगे। आप नलतर में स्टे भी कर सकते हैं और उसके बाद आगे आप कुछ लेक्स भी विज़िट कर सकते हैं, जिनमें से एक लेक है सतरंगी झील और दूसरी है ब्लू लेक। ब्लू लेक और सतरंगी झील विज़िट करके आपको वापस आना होगा। और नलतर में ही एक स्नो लेपर्ड भी रखा गया है, आप स्नो लेपर्ड को भी नलतर में ही देख सकते हैं। अभी आपको ये लेफ़्ट साइड पे जो गांव नज़र आ रहा है इसको कहते हैं नोमल। बिल्कुल इसी जगह पे आपको नोमल में अपनी गाड़ी खड़ी करनी होगी और नोमल में गाड़ी खड़ी कर उसके बाद आप ट्रैवल करेंगे नलतर वैली का, जो कि आप 4x4 गाड़ी के ज़रिए ही कर सकते हैं। अगर आपको नलतर वैली के हवाले से इंफॉर्मेशन चाहिए तो नलतर वैली के हवाले से भी मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ व्लॉग्स अपलोड किए हुए हैं, जिनमें मैंने सतरंगी झील और ब्लू लेक तक के व्लॉग्स अपलोड किए हुए हैं। लिहाजा अगर आपको इन इलाकों के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उस हवाले से भी वीडियोस आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। यहाँ पर आप एक और ज़रूरी बात भी नोट कर लेंगे, जिस टाइम आप नारायण से लेकर हुंजा के लिए निकलेंगे तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको दिखाए हैं या बताए हैं, आपने इन सारे पॉइंट्स पर रुकते रुकते आना है। उसकी मेन वजह यह है कि जब आप वहाँ से हुंजा के लिए निकलते हैं तो आपने किसी भी पॉइंट को मिस नहीं करना, क्योंकि जब आप हुंजा से वापस नारायण जा रहे हैं तो मुमकिन है कि जिस टाइम आप वहाँ पहुँचें उन पॉइंट्स पे नारायण के करीब तरीन जो पॉइंट्स हैं, जैसे सोनी वाटरफॉल हो गया, बाटा कुंडी हो गया, आप वहाँ पहुँचें तो उस टाइम पे रात हो गई हो। लिहाजा जब आप उधर से आएंगे नारायण से हुंजा की तरफ तो आप सारे पॉइंट्स करते करते आइए। जिस जगह तक आप रोशनी में ट्रैवल कर रहे हैं आप सारे पॉइंट्स पे रुकते रहें, और जिस जगह पे आपको रात हो जाती है तो परेशानी की कोई बात नहीं है। जिस टाइम आप हुंजा से वापस नारायण के लिए निकलेंगे तो आप सुबह सुबह निकलेंगे, लिहाजा जो भी पॉइंट्स आपके आखिर वाले बच जाएंगे वो आप जाते हुए वापस कवर कर सकते हैं।
जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, अगर आप इसी रूटीन के साथ चलते रहेंगे तो आपका कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा। गिलगित से जब आप आगे निकलेंगे तो आप इंटर हो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट नगर में। डिस्ट्रिक्ट नगर भी इंतहाई खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट में ग्रीनरी भी काफ़ी ज़्यादा है, साथ में खुश्क पहाड़ भी हैं, राकापोशी जो कि दुनिया का 27वां और पाकिस्तान का तीसरा बड़ा पहाड़ है। वो पहाड़ भी आगे चलेंगे, मैं उसके बाद आपको दिखाऊंगा। और इस टाइम जिस जगह से गाड़ी गुजर रही है ये डिस्ट्रिक्ट नगर का डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर है। डिस्ट्रिक्ट नगर के एसी ऑफिस, डीसी ऑफिस जो भी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड हैं वो इसी जगह पर हैं। डिस्ट्रिक्ट नगर में इंटर होने के बाद साथ ही जब आप थोड़ा ही आगे निकलेंगे तो एक बोर्ड आपके लेफ़्ट साइड पे आएगा जिस पे लिखा हुआ होगा ओल्ड सिल्क रोड। इस जगह पे आपने रुकना है और अपने लेफ़्ट साइड पे देखना है। आपके लेफ़्ट साइड पे आपको पहाड़ों पर से एक रोड नज़र आएगा जो कि ओल्ड सिल्क रोड है, जिसे शाहराह रेशम कहते हैं। KKH कराकोरम हाईवे बनने से पहले यही रोड होता था। पहले चाइना के साथ ट्रेड उसी रोड से हुआ करती थी। और इस टाइम आप सामने एक वाइट कलर का बर्फ़ से ढका हुआ एक पहाड़ देख सक रहे हैं, ये है राकापोशी। ये भी इंतहाई खूबसूरत पहाड़ है। आगे चलते हैं, फिर इसके व्यूज़ भी दिखाता हूँ आपको। रात को पहुंचा था राकापोशी। असल में जब भी क्लाइंट्स को मैं ले गया तो नारान से लेकर हुंजा वाली साइड पे, तो जब हुंजा वाली साइड पे यहाँ पे आते हैं 8-10 घंटे की ट्रैवलिंग होती है। तो उसके बाद क्लाइंट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं ट्रैवलिंग के बाद। उसके बाद डायरेक्ट लेकर हुंजा जाते हैं तो वहाँ पे भी बाज़ार वगैरह और रश वगैरह और इस तरह के माहौल में क्लाइंट्स थोड़ा सा और डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए मैं हुंजा से तकरीबन 40 मिनट की ड्राइव से पहले ये है कि क्लाइंट्स को स्टे करवा लेता हूँ राकापोशी में। आप ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ का। यहाँ पे ग्रीनरी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे यह है कि क्लाइंट ज़्यादा सेटिस्फाई रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल माहौल है, तो इसमें बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फील करते हैं। लिहाजा जब नारान से हुंजा वाली साइड पे आते हैं तो मैं भी आपको भी मशवरा दूंगा कि आप में स्टे करें। और ये जो होटल है यहाँ पे, ये बुरहानी नगर, इस बुरहानी नगर में मैं स्टे करवाता हूँ क्लाइंट्स को। और साथ में अगर बहुत ही अच्छा होटल है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का होटल है, रूम्स वगैरह भी इसके बहुत अच्छे हैं। और आप भी इसको देख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर भी दे देता हूँ, अगर आप बुक करना चाहें होटल तो आप डिस्क्रिप्शन से नंबर भी ले सकते हैं। और यहीं पे अगर आप हनीमून या कपल्स जो इस तरह के क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए मैं यहाँ पे पॉड्स अरेंज करता हूँ। पॉड्स में उनको स्टे देता हूँ, वो भी बहुत लेविश किस्म का स्टे है। और अगर आप ये ऊपर वाली साइड पे कैमरा आपको दिखा सके तो साथ ही ऊपर ये राकापोशी जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा पहाड़ है, इसका भी बहुत ही खूबसूरत किस्म का व्यू है। बहरहाल यहाँ पे आप रहेंगे तो एक तो यहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है, ठंडा मौसम होता है, पानी वगैरह साफ़ होता है, बिजली वगैरह यहाँ पे 24 घंटे होती है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फैसिलिटीज़ है और बहुत ही पीसफुल है। लाजमी आप यहाँ पे स्टे करें, आते जाते हुए आपकी ट्रैवलिंग भी डिवाइड हो जाएगी और आप यहाँ पे लाजमी स्टे करें। अभी चलते हैं इंशाल्लाह हुंजा और उसके हवाले से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि यहाँ से आगे का रास्ता कैसा है और आगे के व्यूज़ कैसे हैं। तो अभी आप वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच। राकापोशी से जब आप थोड़ा ही आगे निकलेंगे तो वेलकम टू हुंजा का बोर्ड आ जाएगा। उसके बाद आप हुंजा डिस्ट्रिक्ट हुंजा में इंटर हो जाएंगे। रोड बिल्कुल उससे आगे भी बिल्कुल ठीक है। आगे इंशाल्लाह खुजराव टॉप के हवाले से भी मैंने हुंजा से लेके चाइना बॉर्डर तक की वीडियो शूट की है। इंशाल्लाह एडिट करके फ़ौरन ही आपके लिए अपलोड करूँगा ताकि आपको वहाँ पर जाएँ तो आपको सारे पॉइंट्स के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हुंजा में भी एक छोटी सी लैंडस्लाइड हुई है, बहरहाल यहाँ से भी रोड क्लियर कर दिया गया है, आप यहाँ से गुजर सकते हैं। ये अलीबाद है, ये हुंजा का बाज़ार है, यहाँ हम पहुँच चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।